अदब की दुनिया में बाज़ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो बज़ाहिर घर की चार दीवारी में रहती हैं, मगर उनके अंदर पूरा समाज बोल रहा होता है। एक छोटा सा इख्तिलाफ, एक मामूली सी तलखी या एक घरेलू रंजिश कभी कभी इंसान के मिजाज, ख़ानदान के बंधन और रिश्तों की असल बुनियाद को हमारे सामने खोल देती है। बड़े अफसाने अक्सर वही होते हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के आम मनाजिर में इंसानियत की बड़ी सच्चाइयाँ दिखा देते हैं। हमारा मानना है कि किताब जो है वो हम सफर है। किताब जो है जिंदगी। बलूचिस्तान की अवामी दास्तानों में हानी और शह मुरीद गालिबन सबसे पुरानी तरह लोग किताबों से जुड़ जाएं। इल्म ये सन 1951 की बात है कि मैंने शायद अहमद दहलवी की ज़बानी उन यादों की दिलचस्प। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ बाहली। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों साहिबो। मैं हूं आरिफ बाहलीम और आप देख रहे हैं बोलती किताबें, जिसमें हम उर्दू अफसाने और फिक्शन की बड़ी आवाज़ों को उनकी नुमाइंदा तख्लीकात के ज़रिए आपके सामने लाते हैं। आज हम जिस अफसाने का जिक्र करने जा रहे हैं वो मुंशी प्रेमचंद की उन निहायत अहम कहानियों में से है जिनमें घरेलू ज़िंदगी की सादगी भी है, माशरती हकीकत भी और इंसानी रिश्तों की वो नरमी भी जो बज़ाहिर मामूली बातों के पीछे छुपी होती है। और वो है मुंशी प्रेमचंद का खूबसूरत और मानी खेज अफसाना बड़े घर की बेटी। बड़े घर की बेटी महज एक बहू, एक घर या एक खानदानी झगड़े की कहानी नहीं। ये दरअसल उस ज़र्फ, उस तरबियत और उस अखलाकी वक़ार की कहानी है जो कि इंसान को सिर्फ अपने मकाम से नहीं, अपने रवैये से बड़ा बनाता है। अफसाने के मतन से भी यही सामने आता है कि कहानी में मुश्तरका ख़ानदान, भाइयों के दरमियान तनाव और आनंदी के किरदार के जरिए रिश्तों को जोड़ने वाली फराख दिली मरकजी अहमियत रखती है। तो आइए आज मुंशी प्रेमचंद के अफसाने बड़े घर की बेटी को सिर्फ एक घरेलू किस्से के तौर पर नहीं, बल्कि बर्दाश्त, खानदानी रिश्तों, औरत के किरदार और अखलाकी बुलंदी के एक निहायत दिलनशी और फिक्र अंगेज बयान के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। बीनी माधव सिंह मोजा गौरीपुर के जमींदार नंबरदार थे। उनके बुजुर्ग किसी जमाने में बड़े साहिब सरबत थे। पुख्ता तालाब और मंदिर उन्हीं की यादगार थी। कहते हैं इस दरवाजे पर पहले हाथी झूमता था। उस हाथी का मौजूदा नेमुल बदल एक बूढ़ी भैंस थी जिसके बदन पर गोश्त तो ना था, मगर शायद दूध बहुत देती थी, क्योंकि हर वक्त एक नए का आदमी हांडी लिए उसके सर पर सवार रहता था। बीनी माधव सिंह ने निस्फ से जायद जायदाद वकीलों की नजर की और अब उनकी सालाना आमदनी 1000 से जायद न थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्री कंठ सिंह था। उसने एक मुद्दत दराज की जानकारी के बाद बीए की डिग्री हासिल की थी और अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ चेहरा, चौड़ा सीना, भैंस का 2 सेर ताजा दूध का नाश्ता कर जाता था। श्री कंठ उससे बिल्कुल मुतजाद थे। इन जाहिरी खूबियों को उन्होंने 2 अंग्रेजी हुरूफ बीए पर कुर्बान कर दिया था। इन्हीं 2 हरफों ने उनके सीने की कुशादगी, कद की बुलंदी, चेहरे की चमक सब हजम कर ली थी। ये हजरत अब अपना वक्त फुर्सत तिब के मुताले में सर्फ करते थे। आयुर्वेदिक दवाओं पर ज्यादा अकीदा था। शाम सवेरे उनके कमरे से अक्सर खरल की खुशगवार पहम सदाएं सुनाई दिया करती थीं। लाहौर और कलकत्ता के वेदों से बहुत खतो किताबत रहती थी। श्री कंठ उस अंग्रेजी डिग्री के बावजूद अंग्रेजी माशरत के बहुत मद्दा न थे, बल्कि उसके बरक्स वो अक्सर बड़ी शद्दमत से उसकी मजम्मत किया करते थे। इसी वजह से गांव में उनकी बड़ी इज्जत थी। दशहरे के दिनों में वो बड़े जोश से रामलीला में शरीक होते और खुद हर रोज कोई ना कोई रूप भरते। उन्हीं की जात से गौरीपुर में रामलीला का वजूद हुआ। पुराने रस्म रिवाज का उनसे ज्यादा पुरजोश वकील मुश्किल से होगा। खुसूसन मुश्तरका खानदान के वो जबरदस्त हामी थे। आजकल बहुओं को अपने कुंबे के साथ मिलजुल कर रहने में जो वहशत होती है, उसे वो मुल्क और कौम के लिए फाले बद ख्याल करते थे। यही वजह थी कि गांव की बहुएं उन्हें मकबूलियत की निगाह से न देखती थी। बाज शरीफ जादियां तो उन्हें अपना दुश्मन समझती। खुद उनकी ही बीवी उनसे इस मसले पर अक्सर जोर शोर से बहस करती थी, मगर इस वजह से नहीं कि उसे अपने सास ससुर या देवर जेठ से नफरत थी, बल्कि उसका ख्याल था कि अगर गम खाने और तरह देने पर भी कुंबे के साथ निभाना हो सके तो आए दिन की तकरार से जिंदगी तल्ख करने के बजाय यही बेहतर है कि
अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। आनंदी एक बड़े ऊंचे खानदान की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के ताल्लुकादार थे। आलीशान महल, एक हाथी, 3 घोड़े, 5 वर्दीपोश सिपाही, फुट्टन, बहेलियां, शिकारी कुत्ते, बाज, बहरी, शिकरे, जुर्रे, फर्श फरोश, शीशा आलात, ऑनरी मजिस्ट्रेरी और कर्ज जो एक मोअज़्ज़िज़ ताल्लुकेदार के लवाजिम हैं, वो उनसे बहरावर थे। भोप सिंह नाम था। फराख दिल, हौसलामंद आदमी थे, मगर किस्मत की खूबी लड़का एक भी ना था। 7 लड़कियां ही लड़कियां हुईं और 7 जिंदा रहीं। अपने बराबर या ज्यादा ऊंचे खानदान में उनकी शादी करना अपनी रियासत को मिट्टी में मिलाना था। पहले जोश में तो उन्होंने 3 शादियां दिल खोल कर की, मगर जब 15-20 हजार के मकरूज हो गए तो आंखें खुली, हाथ पैर पीट लिए। आनंदी चौथी लड़की थी, मगर अपनी सब बहनों से ज्यादा हसीन और नेक। इसी वजह से ठाकुर भोप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। हसीन बच्चे को शायद उसके माँ बाप भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठाकुर साहब बड़े पसोपेश में थे कि उसकी शादी कहाँ करें। ना तो यही चाहते थे कि कर्ज का बोझ बढ़े, और ना यही मंजूर था कि उसे अपने आप को बदकिस्मत समझने का मौका मिले। एक रोज श्री कंठ उनके पास किसी चंदे के लिए रुपया मांगने आए। शायद नागरी प्रचार का चंदा था। भोप सिंह उनके तौर तरीक पर रीझ गए, खींच तान कर जायचे मिलाए गए और शादी धूमधाम से हो गई। आनंदी देवी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिन दिलचस्पियों और तफरीहों की वो बचपन से आदी थीं, उनका यहाँ वजूद भी न था। हाथी घोड़ों का तो जिक्र ही क्या, कोई सजी हुई खूबसूरत बहेली भी न थी। रेशमी स्लीपर 7 लाई थी, मगर यहाँ बाग कहाँ, मकान में खिड़कियां तक न थी, न जमीन पर फर्श, न दीवारों पर तस्वीरें। ये एक सीधा सादा दहकानी मकान था। मगर आनंदी ने थोड़े ही दिनों में इन तब्दीलियों से अपने तई इस कदर मानूस बना लिया, गोया उसने तकल्लुफात कभी देखे ही नहीं। एक रोज दोपहर के वक्त लाल बिहारी सिंह 2 मुर्गाबियां लिए हुए आए और भावच से कहा, जल्दी से गोश्त पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी खाना पकाकर उनकी मुंतजिर बैठी थी। गोश्त पकाने बैठी, मगर हांडी में देखा तो घी पाव भर से ज्यादा न था। बड़े घर की बेटी, किफायत शुआरी का सबक अभी अच्छी तरह न पढ़ी थी। उसने सब घी गोश्त में डाल दिया। लाल बिहारी सिंह खाने बैठे तो दाल में घी ना था। बोले, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी ने जवाब दिया, घी सब गोश्त में पड़ गया। लाल बिहारी बोले, अभी परसों घी आया है, इस कदर जल्द उठ गया? आनंदी ने जवाब दिया, आज तो कुल पाव भर था, वो मैंने गोश्त में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह भूख से बावला इंसान जरा जरा बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी सिंह को भावच की ये जबान दराजी बहुत बुरी मालूम हुई। तीखा होकर बोले, मैके में तो चाहे घी की नदी बहती हो। औरत गालियां सहती है, मार सहती है, मगर मैके की नंदा उससे नहीं सही जाती। आनंदी मुंह फेर कर बोली, हाथी मरा भी तो 9 लाख का, वहां इतना घी रोज नाई का हार खा जाते हैं। लाल बिहारी जल गया, छाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है कि तालू से जबान खींच ले। आनंदी को भी गुस्सा आ गया, चेहरा सुर्ख हो गया। बोली, वो होते तो आज इसका मजा चखा देते। अब नौजवान उजट ठाकुर से जब्त ना हो सका। उसकी बीवी एक मामूली जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता था उस पर हाथ साफ कर लिया करता था। खड़ाव उठाकर आनंदी की तरफ जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर बोली हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाव रोकी, सर बच गया, मगर उंगली में सख्त चोट आई। गुस्से के मारे हवा के हिलते हुए पत्ते की तरह कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। औरत का जोर और हौसला, गुरूर और इज्जत शौहर की जात से है। उसे शौहर ही की ताकत और हिम्मत का घमंड होता है। आनंदी खून का घूंट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह हर शुम्बे को अपने मकान पर आया करते थे। जुमेरात का यह वाकया था। 2 दिन तक आनंदी ने ना कुछ खाया ना पिया। उनकी राह देखती रही। आखिर शुम्बे को हस्बे मामूल शाम के वक्त वो आया और बाहर बैठकर कुछ मुल्की और माली खबरें, कुछ नए मुकदमात की तजवीज़ें और फैसले बयान करने लगे, और सिलसिला तकरीर 10 बजे रात तक जारी रहा। 2-3 घंटे आनंदी ने बेइंतहा इस्तराब के आलम में काटे। बारे खाने का वक्त आया, पंचायत उठी। जब तखलिया हुआ तो लाल बिहारी ने कहा,
भैया आप जरा घर में समझा दीजिएगा कि जबान संभाल कर बातचीत किया करें, वरना नाहक एक दिन खून हो जाएगा। बीनी माधव सिंह ने शहादत दी, बहू बेटियों की आदत अच्छी नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी बोले, वो बड़े घर की बेटी हैं तो हम लोग भी कोई कर्मी कहार नहीं है। श्रीकंठ ने कहा, आखिर बात क्या हुई है? लाल बिहारी बोले, कुछ भी नहीं, यूं ही आप उलझ पड़ी, मैके के सामने हम लोगों को तो कुछ समझती नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए, वो भी भरी बैठी थी और ये हजरत भी कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, मिजाज तो अच्छा है? श्रीकंठ बोले, बहुत अच्छा है। ये आजकल तुमने घर में क्या तूफान मचा रखा है? आनंदी के तेवरों पर बल पड़ गए और झुंझुलाहट के मारे बदन में पसीना आ गया। बोली, जिसने तुमसे ये आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। श्रीकंठ बोले, इस कदर तेज क्यों होती हो? कुछ बात तो कहो। क्या कहूं? किस्मत की खूबी है, वरना एक गंवार लौंडा जिसे चपड़ासी गिरी करने की भी तमीज नहीं मुझे खड़ाओं से मारकर यूं ना करता फिरता, बोटियां नुचवा लेती। इस पर तुम पूछते हो कि घर में तूफान क्यों मचा रखा है? श्रीकंठ ने कहा, आखिर कुछ कैफियत तो बयान करो, मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं। आनंदी ने जवाब दिया, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझे गोश्त पकाने को कहा। घी पाव भर से कुछ ज्यादा था, मैंने सब गोश्त में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा, दाल में घी क्यों नहीं? बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे बर्दाश्त ना हो सका, बोली कि वहां इतना घी नाई कहार खा जाते हैं और किसी को खबर भी नहीं होती। बस इतनी सी बात पर उस जालिम ने मुझे खड़ाऊं फेंक मारी। अगर हाथ से ना रोकती तो सर फट जाता। उससे पूछो कि मैंने जो कुछ कहा है सच है या झूठ। श्रीकंठ की आंखें लाल हो गईं, बोले, यहां तक नौबत पहुंच गई? ये लौंडा तो बड़ा शरीर निकला। आनंदी रोने लगी, जैसे औरतों का कायदा है, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहता है। औरत के आंसू मर्द के गुस्से पर रोगन का काम करते हैं। श्रीकंठ के मिजाज में तहम्मुल बहुत था, उन्हें शायद कभी गुस्सा आया ही ना था, मगर आनंदी के आंसुओं ने आज जहरीली शराब का काम किया। रात भर करवटें बदलते रहे। सवेरा होते ही अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब मेरा निबाह इस घर में ना होगा। ये और इसी मानी के दूसरे जुमले जबान से निकालने के लिए श्रीकंठ सिंह ने अपने कई हमजोलियों को बारहा आड़े हाथों लिया था। जब उनका कोई दोस्त उनसे ऐसी बात कहता तो वो मजाका उड़ाते और कहते, तुम बीवियों के गुलाम हो, उन्हें काबू में रखने के बजाय खुद उनके काबू में हो जाते हो। मगर हिंदू मुश्तरका खानदान का ये पुरजोश वकील आज अपने बाप से कह रहा था, दादा अब मेरा निबाह इस घर में ना होगा। नासे की जबान उसी वक्त तक चलती है जब तक वो इश्क के करिश्मों से बेखबर रहता है। आजमाइश के बीच में आकर जब्त और इल्म रुखसत हो जाते हैं। बीनी माधव सिंह घबरा कर उठ बैठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी इज्जत का कुछ थोड़ा बहुत ख्याल है। आपके घर में अब हठधर्मी का बर्ताव होता है। जिनको बड़ों का अदब होना चाहिए वो उनके सर चढ़ते हैं। मैं तो दूसरे का गुलाम ठहरा, घर पर रहता नहीं और यहां मेरे पीछे औरतों पर खड़ाओं और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक का मजायका नहीं, कोई एक की दो कह ले। यहां तक मैं जब्त कर सकता हूं, मगर यह तो नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात और घूंसे पड़े और मैं दम न मारूं। बीनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ हमेशा उनका अदब करते थे, उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर लाजवाब हो गया। सिर्फ इतना बोला, बेटा तुम अक्लमंद होकर ऐसी बातें करते हो, औरतें इसी तरह घर तबाह कर देती हैं। उनका मिजाज बढ़ाना अच्छी बात नहीं। श्रीकंठ बोले, इतना मैं जानता हूं, आपकी दुआ से ऐसा अहमक नहीं हूं। आप खुद जानते हैं कि इस गांव के कई खानदानों को मैंने अलैदगी की आफतों से बचाया है, मगर जिस औरत की इज्जत और आबरू का मैं ईश्वर के दरबार में जिम्मेदार हूं, उस औरत के साथ ऐसा जालिमाना बर्ताव मैं नहीं सह सकता। आप यकीन मानिए मैं अपने ऊपर बहुत जब्र कर रहा हूं कि लाल बिहारी की गोशुमाली नहीं करता। अब बीनी माधव भी गरमाए, ये कुफ्र ज्यादा न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो तुम उसके कान पकड़ो। मगर श्रीकंठ बोले, लाल बिहारी को मैं अब अपना भाई नहीं समझता। बीनी माधव बोले, औरत के पीछे? श्रीकंठ बोले,
जी नहीं, उसकी गुस्ताखी और बेरहमी के बाइस। दोनों आदमी कुछ देर तक खामोश रहे। ठाकुर साहब लड़के का गुस्सा धीमा करना चाहते थे, मगर ये तस्लीम करने को तैयार न थे कि लाल बिहारी से कोई गुस्ताखी या बेरहमी वकू में आई। इसी असना में कई और आदमी हुक्का तंबाकू उड़ाने के लिए आ बैठे। कई औरतों ने जब ये सुना कि श्रीकंठ बीवी के पीछे बाप से आमादा जंग है तो उनका दिल बहुत खुश हुआ और तरफैन की शिकवा आमेज बातें सुनने के लिए उनकी रूहें तड़पने लगी। कुछ ऐसे हासिद भी गांव में थे जो इस खानदान की सलामत रवि पर दिल ही दिल में जलते थे। श्रीकंठ बाप से दबता है, इसलिए वो खतावार है। उसने इतना इल्म हासिल किया, ये भी उसकी खता है। बीनी माधव सिंह बड़े बेटे को बहुत प्यार करते हैं, ये बुरी बात है। वो बिला उसकी सलाह के कोई काम नहीं करते, ये उनकी हिमाकत है। इन ख्यालात के आदमियों की आज उम्मीदें बर आई। कोई हुक्का पीने के बहाने से, कोई लगान की रसीद दिखाने के हीले से आकर बैठ गए। बीनी माधव सिंह पुराना आदमी था, समझ गया कि आज ये हजरात फूले नहीं समाते। उसके दिल ने यह फैसला किया कि इन्हें खुश ना होने दूंगा, ख्वाह अपने ऊपर कितना ही जब्र हो। यकयक लहजाए तकरीर नर्म करके बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूं, तुम्हारा जो जी चाहे करो। अब तो लड़के से खता हो गई। इलाहाबाद का नौजवान झुल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस घात को ना समझा। अपने डिबेटिंग क्लब में उसने अपनी बात पर अड़ने की आदत सीखी थी, मगर अमली मुबाहिसों के दावपेच से वाकिफ न था। इस मैदान में वो बिल्कुल अनाड़ी निकला। बाप ने जिस मतलब से पहलू बदला था वहां तक उसकी निगाह ना पहुंची। बोला, मैं लाल बिहारी सिंह के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। बाप ने कहा, बेटा तुम अक्लमंद हो और अक्लमंद आदमी गंवारों की बात पर ध्यान नहीं देता। वो बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ खता हुई है उसे तुम बड़े होकर माफ कर दो। श्रीकंठ बोला, उसकी यह हरकत मैं हरगिज माफ नहीं कर सकता। या तो वही घर में रहेगा या मैं ही रहूंगा। आपको अगर उससे ज्यादा मोहब्बत है तो मुझे रुखसत कीजिए, मैं अपना बोझ आप उठा लूंगा। अगर मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहां चाहे चला जाए, बस ये मेरा आखिरी फैसला है। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वो उनका बहुत अदब करता था। उसे कभी इतनी जुर्रत ना हुई थी कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए या हुक्का पी ले या पान खा ले। अपने बाप का भी इतना पासो लिहाज ना करता था। श्रीकंठ को भी उससे दिली मोहब्बत थी। अपने होश में उन्होंने कभी उसे घुड़का तक न था। जब इलाहाबाद से आते तो जरूर उसके लिए कोई ना कोई तोहफा लाते। मगदर की जोड़ी उन्होंने ही बनवा कर दी थी। पिछले साल जब उसने अपने से डेढ़े जवान को नाग पंचमी की दंगल में पछाड़ दिया तो उन्होंने खुश होकर अखाड़े ही में जाकर उसे गले से लगा लिया था और 5 रुपए के पैसे लुटाए थे। ऐसे भाई के मुंह से आज ऐसी जिगरदोज बातें सुनकर लाल बिहारी सिंह को बड़ा मलाल हुआ। उसे जरा भी गुस्सा ना आया। वो फूट कर रोने लगा। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने फेल पर आप नादिम था। भाई के आने से एक दिन पहले ही उसका दिल हर दम धड़कता था कि देखो भैया क्या कहते हैं। मैं उनके सामने कैसे जाऊंगा, मैं उनसे कैसे बोलूंगा, मेरी आंखें उनके सामने कैसे उठेंगी। उसने समझा था कि भैया मुझे बुलाकर समझा देंगे। इस उम्मीद के खिलाफ आज वो उन्हें अपनी सूरत से बेजार पाता था। वो जाहिल था, मगर उसका दिल कहता था कि भैया मेरे साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर श्रीकंठ उसे अकेला बुलाकर 2-4 मिनट सख्त बातें कहते, बल्कि 2-4 तमाचे भी लगा देते, तो शायद उसे इतना मलाल ना होता। मगर भाई का यह कहना कि अब मैं उसकी सूरत से नफरत रखता हूं, लाल बिहारी से ना सहा गया। वो रोता हुआ घर में आया और कोठरी में जाकर कपड़े पहने, फिर आंखें पोंछी जिससे कोई ये ना समझे कि रोता था। तब आनंदी देवी के दरवाजे पर आकर बोला, भाभी भैया ने यह फैसला किया है कि वो मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे। वो अब मेरा मुंह देखना नहीं चाहते, इसलिए अब मैं जाता हूं। उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो खता हुई है उसे माफ करना। ये कहते कहते लाल बिहारी की आवाज भारी हो गई। जिस वक्त लाल बिहारी सिंह सर झुकाए आनंदी के दरवाजे पर खड़ा था, उसी वक्त श्रीकंठ भी आंखें लाल किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो नफरत से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए। गोया उसके साय से भी परहेज है। आनंदी ने लाल बिहारी सिंह की शिकायत तो शौहर से की, मगर अब दिल में पछता रही थी। वो तबन नेक औरत थी और उसके ख्याल में भी
न था कि यह मामला इस कदर तूल खींचेगा। वो दिल ही दिल में अपने शौहर के ऊपर झुंझला रही थी कि इस कदर गर्म क्यों हो रहे हैं। ये खौफ कि कहीं मुझे इलाहाबाद चलने को ना कहने लगे तो फिर मैं क्या करूंगी, उसके चेहरे को जर्द किए हुए था। इसी हालत में जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े ये कहते सुना कि अब मैं जाता हूं, मुझसे जो कुछ खता हुई है माफ करना, तो उसका रहा सहा गुस्सा भी पानी हो गया। वो रोने लगी। दिलों का मैल धोने के लिए आंसू से ज्यादा कारगर कोई चीज नहीं है। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े हैं, बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ ने जवाब दिया, तो मैं क्या करूं? आनंदी ने कहा, अंदर बुला लो, मेरी जबान को आग लगे, मैंने कहां से वो झगड़ा उठाया। श्रीकंठ ने जवाब दिया, मैं नहीं बुलाने का। आनंदी बोली, पछताओगे, उन्हें बहुत गलान आ गई है, ऐसा ना हो कहीं चल दें। श्रीकंठ ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी, भैया से मेरा सलाम कह दो, वो मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, इसलिए मैं भी अपना मुंह उन्हें नहीं दिखाऊंगा। लाल बिहारी सिंह इतना कहकर लौट पड़ा और तेजी से बाहर के दरवाजे की तरफ जाने लगा। यकायक आनंदी अपने कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे की तरफ ताका और आंखों में आंसू भरकर बोला, मुझको जाने दो। आनंदी ने कहा, कहां जाते हो? लाल बिहारी बोला, जहां कोई मेरा मुंह ना देखे। आनंदी ने जवाब दिया, मैं ना जाने दूंगी। लाल बिहारी बोला, मैं लोगों के साथ रहने के काबिल नहीं हूं। आनंदी ने जवाब दिया, तुम्हें मेरी कसम, अब एक कदम भी आगे ना बढ़ाना। लाल बिहारी बोला, जब तक मुझे यह ना मालूम हो जाएगा कि भैया के दिल में मेरी तरफ से कोई तकलीफ नहीं, तब तक मैं इस घर में हरगिज ना रहूंगा। आनंदी बोली, मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहती हूं कि तुम्हारी तरफ से मेरे दिल में जरा भी मैल नहीं है। अब श्रीकंठ का दिल पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल को गले लगा लिया और दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी ना कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा, इसके सिवा जो सजा आप देंगे वो मैं खुशी से कबूल कर लूंगा। श्रीकंठ ने कांपती हुई आवाज से कहा, लल्लू, इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो अब ऐसी बातों का मौका ना आएगा। बीनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर खुश हो गए और बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने ये वाकया सुना, इन अल्फाज में आनंदी की फैयाजी की दाद दी, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं। दोस्तों साहिबों, बड़े घर की बेटी महज एक अफसाना नहीं, ये उस सच्चाई का बयान है कि घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, दिलों से बनता है। और दिलों को जोड़ने के लिए सिर्फ हक काफी नहीं होता, ज़र्फ भी चाहिए, बर्दाश्त भी, और वो अंदरूनी बुजुर्गी भी जिससे इंसान दूसरों की खताओं से ऊपर उठकर सोच सके। इस अफसाने को प्रेमचंद की अहम समाजी कहानियों में शुमार किया जाता है और इसके खुलासों में भी यही बात नुमाया है कि मामूली घरेलू तनाज़ा एक बड़े अखलाकी सबक में बदल जाता है। इस कहानी की खूबसूरती यही है कि यह किसी गैर मामूली वाक़े के जरिए मुतासिर नहीं करती, बल्कि रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक पहचानी हुई सूरत हाल से हमें यह एहसास दिलाती है कि असल बड़ाई दौलत, ख़ानदान या हसब नसब में नहीं, बल्कि किरदार में होती है। और शायद इसीलिए बड़े घर की बेटी आज भी सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं लगती, बल्कि अपने अंदर एक जिंदा इंसानी सच्चाई लिए हुए महसूस होती है। प्रेमचंद का कमाल यह है
कि वो किसी बड़े फलसफे को भी बड़े दावे के साथ नहीं कहते। वो बस एक घर दिखा देते हैं, चंद किरदार सामने रख देते हैं और फिर उन्हीं के दरमियान इंसान के अखलाक, मोहब्बत, अना और दरगुजर की पूरी कहानी खुद ब खुद सामने आ जाती है। अगर आपको ये पेशकश पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि अगली नशिस्त में आप किस बड़े अफसाना निगार और किस नुमाइंदा अफसाने को सुनना चाहेंगे। मैं हूं आरिफ बा हलीम और आप देख रहे थे बोलती किताबें। सलामत रहें।